बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो माइनर सब्जेक्ट होता है उसका जो फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका पूरा का पूरा रिवीजन मतलब सॉल्यूशन कराऊंगा था मैं, उसका सारा का सारा रिवीजन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, बस इस क्लास को पूरा देखना है और इस पीडीएफ को पढ़ लेना है। पीडीएफ पढ़ लेना और क्लास देख लेना। अगर इससे बाहर एक भी पर्सन नहीं आएगा आपके सामने, पेपर देने जाओगे यहीं से पर्सन आएंगे। तो आपको क्या करना है, बस क्लास को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और या पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, पीडीएफ को डायरेक्ट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके पढ़ लियो। अच्छा, उसका बाद में आजकल थानबेरा चुपके से एक बात बता दूं, फोर्थ ग्रेड की आ रही है भर्ती, अगले महीना है पेपर। अगर कोई किताब वगैरह खरीदना चाहो और 1-2 महीना बाद में दिल्ली पुलिस की भी आ जाएगी, तो और जो प्रोडक्ट का किताबा का जो चित्र दिख रहा होगा और प्रोडक्ट का नाम पे यहाँ पे क्लिक करके अगर कोई किताब खरीदनी चाहो तो खरीद लो। और की चीज़ खरीदना चाहो तो भी खरीद सको। मौसम चाल रही है आजकल खरीदारी को, तो थे भी करो। पहला प्रश्न है, भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश काल के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। मतलब भारतीय जो प्रशासन आज आपा थे, थाने कोई जाति प्रमाण पत्र बनाना, मूल निवास बनाना है ना, और कोई भी व्यवस्था है ना, मनाला दिन लड़कन जाके थे गेहूँ लेके आओ है ना, वो तो ये जो आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उसमें ब्रिटिश जो लोग हैं अंग्रेजा को के बोरियो प्रभाव के रियो वो अपन देखना है, व्याख्या करनी है, बारे में विस्तार से बताना है। तो देखो टेक्निकल चीज़ ये जो व्याख्या है तो मैं थान सारी चीज़ बताऊंगा, लेकिन पहले थे समझो व्यवस्था क्यों ही थान बेरो अंग्रेज पहले शाहजहाँ का टाइम आया जब तो वह शाहजहाँ बोलो कट्ठे बोलो, पहले औरंगजेब का टाइम आया तो औरंगजेब बोलो हाँ साहब बोलो मैं बोलो मेरा चाचा ने कौन छोड़ो थाने रखूँगे बोलो चलो बोलो रो। फिर शाहजहाँ आया तो शाहजहाँ तो यहाँ हो कि बंदा सामने तो सारे दिन जाने के करो वो वाली जो मतलब बेगम थी है ना, उन थोड़ा 2-1 हार लिया दिया, अब पत्नी ने 2 हार लिया दिया वो राज्य। तो के करो बाव की राज्य कया करके कोई मनसबदारी दे दी ने कठिन कलकत्ता साइड में थोड़ी बहुत जमीन दे दी थी कि बके कर सके अंग्रेज हैं उठे जाके अपने प्रशासन कर सके। समझियो, देखो पूरी कहानी से सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी थारा, बस चुपचाप बैठ के वीडियो देख लो। फिर क्या धीरे धीरे अंग्रेजा का समझ में आई कि हिंदुस्तान आलम को ज़्यादा जोर है को नहीं और राजा आपस में गुड़ गुड़ के मर रहे हैं। तो ये है पढ़ा लिखा आदमी, अब पढ़ो लिखा आदमी हमेशा ही टंच रहे थान बेरो है। तो वो क्या करा अंग्रेज के करो बंगाल आला है ना, बंगाल आला उन्हें समझायो ये धीरे धीरे एक जनों पकड़ के एक राजा सो कमजोर सो उन पकड़ के हैं बोलो मैं दे दूंगा तेरो साथ और तन के करना है मैं जो जितनों भी काम करा है ना व्यापार करा वो टैक्स फ्री कर दे। अब क्या करो टैक्स फ्री करवा लियो कन। अब राजान तो क्या है, राजान तो प्रजाओं के मतलब वो खुद का व्यापार हो मतलब हो, तो 2-1 क्षेत्र और जीत लिया वो। अब क्यों को अंग्रेज और भी शाना हा क्या करो खुद तो टैक्स फ्री व्यापार करे क्या करता, अब 1-2 आपका सागला भाईलान भी करवा देता, मतलब भारतीय व्यापारियान भी फ्री के करवा देता, व्यापार करवा देता। अहिया क्यों है फिर उसके बाद में बक्सर को युद्ध हो जा और बक्सर को युद्ध हो बाद में भारत पे थान बेरो अंग्रेजा को राज हो जाए। अब अंग्रेजा को राज तो जा है लेकिन राज में सो राजपाट करें ये खूब भ्रष्टाचार करे जाओ तो करे जा। फिर जो एस्टिंग है वो वोरिंग एक्सटिंग था वही तो था ना उसमें का जनरल। अब उसके बाद में अंग्रेजों के द्वारा 1773 में के बोलियो हण की लगाम डाटो बोलियो अंग्रेजा की जो ब्रिटेन की सरकार थी क्राउन थी वह बोले ईस्ट इंडिया कंपनी अड़ा उठे बोले लूटपाट मचा में ली है खा खा के आपका घर पर रखा ही, तो उन्हें रोको। तो उन्हें रोकने के लिए क्या है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आई। रेगुलेटिंग एक्ट नाम समझो, रेगुलेटिंग प्लस एक्ट, रेगुलेटिंग के को अर्थ क्या है नियंत्रण बिल। तो एक करो जो उठेगा जो अंग्रेज है ना, जो अंग्रेज था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम कराया करता उन्हें समझायो कि थे खुद की संपत्ति कौन कर सको ना या भ्रष्टाचार बना सको हो। तो इससे सबसे पहले 1773 में भारतीय प्रशासन पे जो अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उस पर रेगुलेट करने के लिए 1773 में आपके सामने रेगुलेटिंग एक्ट देखने को मिलता है। फिर क्या है अलग अलग प्रकार का और भी एक्ट देखने में पिट्स एक्ट देखने को मिलता है, भारत सरकार अधिनियम देखने को मिलते हैं। और फिर 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति में क्या कर लिया जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितनी भी हुकूमत थी वो किसके हाथों में चली जाती है, आपके सामने अंग्रेजी सरकार के हाथों में चली जाती है। और फिर आपके सामने 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है जिसमें द्वैध शासन को केंद्र स्तर पर लागू किया जाता है। इससे क्या हुआ अलग अलग प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो भारत में
लागू की गई। तो ये अलग अलग प्रकार के जो रेगुलेटिंग एक्ट, भारत सरकार एक्ट और पिक्स एक्ट आपको देखने को मिले। इससे भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को इन्होंने क्या किया, व्यवस्थित रूप से लागू किया। इससे क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने, अच्छा ब्रिटेन का जो लोग था, ब्रिटिश लोगों का जो एक केंद्रीकृत कानूनी नौकरशाही प्रधानमंत्री बनाया। मतलब अंग्रेज क्या क्या करता, एक केंद्रशाही की वजह, जो केंद्र हो ना, मतलब अंग्रेज खुद का द्वारा सारी चीज़ें नियंत्रित कराया करता, और हर चीज़ अब क्या कर हाथम रिया करती, जो नीचे जो अधिकारी होया करता ना, उनका हाथम सारी की सारी चीज़ें रिया करती। उस समय एक प्रशासनिक व्यवस्थाएं शुरू की गई, कौन सी, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। आज का समय जो आईएएस थे, बोलो ना आईएएस कलेक्टर ने, कलेक्टर कौन है करता था, बेरो है कि पहले ये जो कर वगैरह लेने को काम कराया करता ना, कलेक्टर शब्द में कलेक्ट शब्द सुने था, कलेक्ट वर्थ के इकट्ठो करनो, तो ये क्या कराया करता, कर वगैरह इकट्ठो कराया करता। पहले समझ मांगे ना, पहले एक ही तो काम हो, लोग खेती के निकला कर दो, नाज से क्या कराया करता, कर इकट्ठो करे जाया कर दो, तो जना नाम पड़े उनको कलेक्टर। तो इससे भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसको लागू किया गया। इससे क्या, प्रशासनिक जो ढांचा है उसकी नींव रखी गई। वो सारे जितने भी आपके सामने कर जो इकट्ठा किया करते थे, उनको नियंत्रित करने का कार्य हुआ करता था। प्रशासनिक तंत्र में कानूनी व्यवस्था बनाए रखना, इनको क्या कार्य तो, ये कानूनी व्यवस्था बनाए रखता, कर वसूलना और जनता पर नियंत्रण रखना इनका कार्य था। तो अंग्रेजा जो आईसीएस है, इंडियन सिविल सर्विसेज के द्वारा भारतीय लोगों पर पूर्ण जो अधिकार है इन्होंने स्थापित कर लिया। ब्रिटेन ने नगर पालिका और कार्यपालिका से अलग किया। इन्होंने क्या किया, पहले जो कलेक्टर है करता ना, इंडियन सिविल सर्विसेज एक करता, मान कोई आदमी पर मुकदमो लागो ना, तो इन्हें भी यही सोल्व कराया करता, और मान कर वसूलने को तो इन्हें भी यही कराया करता। मतलब प्रशासनिक व्यवस्था भी ये देखा करता, न्यायपालिका की व्यवस्था भी ये देखा करता। अब एक बात सोचो, कलेक्टर को बेटो मार दियो कोई न, जना क्यों है, तो जना, और अगर अच्छा कलेक्टर ही मान ले तो जमीन खरीद के करने लग रहे तो वो कर देगो को नहीं दे। तो इसलिए न्यायपालिका अलग करी गई, कार्यपालिका ने अलग करी गई। जिम के हो आपके सामने, मतलब जो कार्यपालिका का कार्य ही वह न्यायपालिका से अलग होगा, जिसमें पुलिस को निर्माण करेगा, सेना और राजस्व विभाग है उसको अलग अलग कर दिया गया था वक्त के साथ। भारतीय प्रशासन ने, भारतीय ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, आधुनिक शिक्षा जो आप अंग्रेजी वाली पढ़ाई करानी स्कूल वाली, बा पहले तो क्या कर, तो एक पंडित जी है कर, तो और वो आपका पढ़ा दिया कर तो गुरुकुल में, है ना। उसके बाद में जो व्यवस्थित रूप से पढ़ाई है, जो विज्ञान की पढ़ाई है, इंग्लिश पढ़ाई हमने कहाँ से सीखी, अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने रेलवे का निर्माण किया, डाक तार आदि सुविधाएं उनका भी विस्तार करना शुरू करियो। तो आपका भलाई के लिए, देखो सीधी बात है, कौन दूसरा की भलाई के लिए काम करा है, लेकिन क्या थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तानियों को भी भला होगा, जिससे क्या प्रशासनिक दक्षता बढ़ी, और इससे क्या धीरे धीरे प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो भी बढ़ती चली गई। साथ के साथ इससे क्या केंद्रीकृत नौकरशाही की प्रवृत्ति विकसित हुई और जनता की भागीदारी न्यूनतम हुई। तो अंग्रेज क्या करता, भाई आपका फायदा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, जनता का थम नहीं रही। अगर जनता का थम रहेंगे तो जनता तो कभी खिंडन मिंडल कर दे व्यवस्था, तो एक मतलब एक कलेक्टर ने को निर्माण कर दिया, वो सारी व्यवस्था पर नियंत्रित किया करता। भारतीय प्रशासन का ढांचा आज भी ब्रिटिश कालीन प्रभाव से लिखे हुए हैं, जैसे सचिवालय प्रणाली, जिला कलेक्टर प्रणाली और विधि आधारित प्रशासन है, वो आज भी हमारी अंग्रेजों की ही देन है। मतलब सचिवालय को नहीं हुई, सचिवालय जो आपके सामने जो जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठता है उसके नीचे जितने भी मंत्रालय आते हैं वो सचिवालय के आते हैं। जिला कलेक्टर हो गया और विधि आधारित प्रणाली सारी सारी किसकी देन है, अंग्रेजा की देन है साहब। अपना तो किमी गुण करियो। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने, दूसरा प्रश्न है। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी मतलब टिपिकल चैप्टर में से है, लेकिन मैं आपको इतनी इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। पहला है केंद्रीय और विकेंद्रीकरण का मिश्रण। मतलब पहले समझो केंद्रीकरण की वजह सारी चीज़ें एक आदमी का थम रहे, वो केंद्रीकरण की वजह है। विकेंद्रीकरण की वजह जनता का अथम अगर कोई भी व्यवस्था रहेगी बाकी कर जाए, विकेंद्रीकरण की वजह है। जहाँ भारत में प्रशासन है वो सारों को सारा कौन देखा है, भारत को मुख्य अगर स्टेट की बात करा तो सारों मुख्यमंत्री कर रहा है, और बुढ़े सेंटर में प्रधानमंत्री कर रहा है, समझ आ गई ना। और गृह मंत्री सबका अंडर मतलब और मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्य तो वही कंट्रोल कर सारी चीज़ें। तो वो क्या केंद्रीकृत प्रणाली है। लेकिन अब हर न प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ने चुनने को कौन काम करे, जनता। या फिर अगर कोई भी ऐसा सिस्टम है, कोई भी गलत नियम बन गया तो क्या कर सकती है जनता, उसका विरोध कर सकती है और उस नियम को हटा सकती है। तो वो कौन सा है, विकेंद्रीकरण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया।
संसदीय लोकतंत्र, भारत में क्या एक संसद है, संसद में क्या है जनप्रतिनिधि ही बस सुन के आवे हैं, है ना। और वो क्या बनते हैं, जनता की आवाज बनते हैं। जैसे थारो एमएलए है ना, एमएलए एमपी, वो क्या करे, जोनम कोई समस्या है या फिर अपने जो जोन विधानसभा में कोई दिक्कत है, इन्हें चूरू विधानसभा में कोई दिक्कत है, इन्हें शेखावाटी कोई सिक्कर में कोई दिक्कत है, तो उठेगा क्या बनाए एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भाई क्या करेंगे संसद में बैठ के खींगा कि मारा पानी को नहीं को ले दो दिया, है ना, खी ना। तो यही है, जनता के जनप्रतिनिधि होते हैं, वो आपकी आवाज उठाते हैं। खास की खास ये क्या है, ये कार्यपालिका के प्रति, विधायपालिका के प्रति भी उत्तरदायी था, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कार्यपालिका कौन है, जो ये आपके सामने प्रशासन जाए थारो, पटवारी होगो, ग्राम सेवक होगो, एसडीएम होगो, तहसीलदार होगो, कलेक्टर होगो, ये सब का सब कहीं कार्यपालिका, जो क्या करी, जो जनता का द्वारा संसद को कार्य है कोई कानून को निर्माण करनो, विधायिका को न्यायपालिका को कार्य क्या है, उन सब चीज़ों को देख रेख करना कि भाई गलत बने हो सही करना। और कार्यपालिका और विधायपालिका क्या है, हर चीज़ों ना लागू करण को कार्य करे। अगला के संघीय ढांचा, संविधान ने संघ और राज्यों के बीच में क्या क्या शक्तियों का विभाजन किया है। तो भारत में क्या देखने मिला है कि जो राज्य है और संघ मतलब केंद्र है, दोनों के बीच में अलग अलग जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनके लिए अलग अलग जो नियम कायदे उनका बंटवारा कर रखा है। कि भाई कुछ नियम है, जैसे कि आपके सामने सेना को कौन संभालेगा, सेना को केंद्र में संभाला जाता है, समझना। लेकिन पुलिस है, पुलिस ने राज्य संभाला है। जना तो ममता बनर्जी को बढ़न दे माइने सीबीआई का, चलो कट्ठे जाओ हो साहब को ध्यान दिया। कदे कदे सुनो को नहीं कि माले को विपक्ष को नेता और उन जो भाई जी पार्टी की केंद्र में सरकार और उनकी राज्य में सरकार होता है, उन मायने को बढ़न दी। क्यों कौन बढ़न दी, क्योंकि पुलिस की अंडर में राज्य का अंडर में है। अगले क्या है, नौकरशाही प्रधानता। नौकरशाही प्रधानता क्या होती है, जहाँ पे प्रशासनिक सेवाएं नीतियों को लागू करने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्या है नौकरशाही, क्या है नौकर समझ लो, नौकर को नहीं सरकारी नौकरी करने वाला, बस नौकरी हुए हैं। आजकल ही तो कलेक्टर हो रहे हैं सब, चपड़ासी भी है, ओहो चपड़ासी लाग नहीं मार तो साहब। तो क्या वही नौकरी, जो सरकारी नौकरी को करने वाले व्यक्ति होते हैं वो नौकरशाही में आते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, आपको जनता के हित में कार्य करना, है ना। जो सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं उनको लागू करना, क्रियान्वयन करना और जनता के हित में कार्य करना, किसके लिए आता है, आपका नौकरशाही के रूप में उनको जाना जाता है। ताकि जो प्रशासनिक व्यवस्था है सारा लोग सही से चले, उसके लिए। न्यायिक समीक्षा करना, न्यायिक समीक्षा क्या है, न्यायपालिकाओं का कार्य क्या होता है, कोई भी संसद के द्वारा कानून बनाया जा रहा है या फिर जनता में अगर किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है उसको नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, आपका न्यायिक समीक्षा का कार्य हो रहा है। अगर न्यायपालिका नहीं हो तो कोई हर कोई का घना चोरी करके भाग जा रहे, सरकार का मनमाना वो कानून बना दे, है ना। पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान का कदे जज नहीं हटा दी ही, कदे उनको मन प्रधानमंत्री ने हटा दी, उनका घर की सरकार है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको न्यायिक समीक्षा के नाम से जाना जाता है। कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य क्या है, नाम से समझो कल्याण प्लस राज्य। कल्याण के अया को राज्य जिम हर आदमी को भलो हो रहा है, गरीब आदमी को भलो हो रहा है, अमीर आदमी को भी भलो हो रहा है। अया को जिकन घर को नहीं उन घर देने को कार्य हो रहा है, जिकन घर है उनके गाड़ी देने को कार्य करे जा रहे हैं, समझ पाएगी। तो ऐसा राज्य जिसमें हर व्यक्ति का कल्याण हो, जिसमें प्रशासन का उद्देश्य केवल राजस्व संग्रह नहीं बल्कि जन कल्याण हो। मतलब प्रशासन को कार्य सिर्फ इतना ही कौन रहे कि वो क्या करे, सिर्फ लोगों का टैक्स ले ले, जीएसटी मार्जिन, सिर्फ मार्जिन ही नहीं ले, वो उस मार्जिन को जनता की भलाई के लिए भी लगाए। समझ में आ गया आपको। इस प्रकार की जो भारतीय प्रशासन ब्रिटिश परंपरा और स्वतंत्रता उपरांत संवैधानिक मूल्यों से सम्मिलित है। तो भारतीय जो प्रशासन है वो क्या है, ब्रिटिश और जो स्वतंत्रता के बाद में जो नियम बनाया गया उनको एक मिलो-जुलो रूप है। अब यूनिट फर्स्ट को मैंने रिवाइज करा दिया, अब बढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के कार्यों की समीक्षा कीजिए। तो भारत को राष्ट्रपति क्या है, भारत को राष्ट्रपति एक रबर स्टैम्प, वो क्यों है, मान लीजिए रबड़ की कोई स्टाम्प हो ना, स्टाम्प तो समझ रहे था ना, है ना। मोर मोर को कार्य क्या है, बस वहाँ लगाने का ही काम आवा, कि तो कोई काम आओ नहीं, अधिक काम क्या को है, सिग्नेचर को। तो एक लिए रबर स्टैम्प बोले जा भारत को प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने। अब लेकिन फिर भी कुछ तो कार्य हुई ही, वह कार्य आप देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को संविधान का राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाए, राष्ट्राध्यक्ष कौन है, जो राष्ट्र है ना उसको मुख्य व्यक्ति के रूप में जाने जाए। भारत से बाहर जितना भी कोई कानून बनाए जाने, संधि करें, उन राष्ट्रपति का नाम से साइन हुए हमेशा। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। मतलब संघ है ना, संघ जो एक पूरा राज्य, जो केंद्रीय प्रणाली है, राज्य ही जिसके अंदर सारी ही व्यवस्था, उसको क्या प्रमुख है।
उसके पास क्या क्या कार्य होते हैं? सबसे पहले होता है कार्यपालिका, कार्यकारी शक्तियाँ, मतलब कार्य करने की कौन सी शक्तियाँ होती हैं? क्या करता है वो? प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद हो गया, उनको नियुक्ति देने का कार्य करता है। समझ में आ गया आपको? राज्यपालों को नियुक्ति देता है, यूपीएससी, आपके सामने चुनाव आयोग, कैग, है ना, इन सब को नियुक्ति देने का भी कार्य किसका होता है? ऑडिटर जनरल, इन सब के जो आपके सामने जो नियुक्ति देने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो जितनी भी संवैधानिक नियुक्तियां होती हैं वो सब नियुक्तियां कौन देता है आपके सामने? राष्ट्रपति देता है। विधायी शक्तियों की बात करें, संसद का अधिवेशन बुलाना, भंग करना, अभिभाषण देना और अध्यादेश जारी करना। तो अलग अलग प्रकार की विधायी शक्तियां भी आपके पास देखने को मिलती हैं। इसमें क्या होता है? कोई भी संसद है, संसद का अधिवेशन, भाई स्पेशल कोई किसी कानून बनाने की जरूरत पड़ गई तो अधिवेशन बुला लिया, अल्पमत में आ गई सरकार तो क्या कर दिया? संसद को भंग कर दिया, अभिभाषण देना, है ना, और अध्यादेश जारी करना, मतलब अगर कोई स्पेशल कानून बनाना पड़ गया तो क्या करते हैं? अगर भाई आपके सामने संसद चल नहीं रही है तो क्या कर सकते हैं? एक अध्यादेश बनाया जा सकता है जिसको कानूनी रूप में जानते हैं। न्यायिक शक्तियाँ क्या है? दया देना, मतलब कोई भी व्यक्ति है अगर वो सजा है उसको कम कर सकता है, माफ़ी दे सकता है, दंड दे सकता है। ये भी सारे कार्य किसके होते हैं? मुख्य राष्ट्रपति के कार्य होते हैं। अगला क्या है? विधायी शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ क्या होती हैं? बजट को स्वीकृति देना, तो बजट पे भी मोहर किसकी होती है? सिग्नेचर किसके होते हैं? आपके राष्ट्रपति के। वित्त विधेयक को संसद में प्रस्तुत करना, तो कोई भी वित्त विधेयक है मतलब कि कितना पैसा सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा, है ना, कहाँ कहाँ खर्च किए जाएंगे, तो उसके बारे में उस विधेयक को पारित करने के लिए सबसे पहले किससे सलाह मशुरा किया जाता है? राष्ट्रपति से सलाह मशुरा किया जाता है। एकमात्र बिल है जिन राज्यसभा लोकसभा से पास करने के बाद में राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत कौन पड़े। अगला क्या? आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन की कौन सी शक्ति है? राष्ट्रीय, राज्य व वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना, तो थानबेरो राष्ट्रपति शासन कोई राज्य में लगा सका है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सका है, वित्तीय आपातकाल भी लगा सका है राष्ट्रपति। लेकिन कमियां की बात करें, राष्ट्रपति है ना, उसके पास शक्तियां तो होती हैं लेकिन वो वास्तविक शक्तिशाली नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर वो नियुक्तियां करता है वो किसके सहारे करता है? आपके सामने प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो करता है आपके सामने जो संसद में चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और प्रधानमंत्री की अनुमति के साथ वो क्या करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर वो मंत्रिपरिषद की नियुक्तियां करता है। साथ के साथ वो संवैधानिक प्रमुख तो है लेकिन उसके पास क्या शक्तियाँ किसके पास सबसे ज़्यादा होती हैं? प्रधानमंत्री के पास और मंत्रिपरिषद के साथ सबसे ज़्यादा शक्तियाँ। क्यों? सारा मंत्रालय भाई देखी ही, और सारा मंत्रालय ने कौन कंट्रोल करे हैं? मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद को कौन कंट्रोल करता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है भारत में। आया समझ लो भाई, घर में दादू है ना दादू, भाई घर में पिताजी ने, पिताजी की घनी चाल है लेकिन बेटो कमाओ लग जाए ज़्यादा की चाल लग जाए, आखिरी फैसलों की कोई बेटा को वह बात हो रही है। समझ में आ गई ना? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अगले वाला पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की भूमिका पर चर्चा। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्या क्या भूमिका रहे एक बारे में आप चर्चा करांगा। पहला पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री भारत की राजनीतिक कार्यपालिका का वास्तविक संस्थापक है। थान सब ने मेरा प्रधानमंत्री कौन है? असली ताकत प्रधानमंत्री के पास ही है ना। क्यों? मंत्री, सारा मंत्रालय है, जब मान शिक्षा मंत्रालय है तो शिक्षा से संबंधित सारा कार्य कौन करो? शिक्षा मंत्री करो। और शिक्षा मंत्री ने कौन कंट्रोल करोगे? प्रधानमंत्री घंटी बजाए, टन टन घंटी बजाता है, शिक्षा मंत्री आओ आके बोले वो बिल पास करना तो वो आके बिल पेश करो। यहाँ है। तो इसमें क्या है? जो प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य होते हैं आपके सामने? जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है आपके सामने? प्रधानमंत्री वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करने का कार्य करता है। दूसरा, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में सेतु का कार्य करना, मतलब राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद है, मान लीजिए कोई भी फैसला लिया गया है, मंत्रियों को काम किया है संसद में कोई कानून बनाने को, कानून पे पास होके कटे जाओ राष्ट्रपति के बीच में, और राष्ट्रपति मान लीजिए कदे ज़्यादा अन्नाकानी कर रहे मत कौन साइन करूँ, प्रधानमंत्री बैठ के चुप कैसे समझा दे कि मैं जिताया कौन होता है, मैं जिताया ना, तो साइन करते यहाँ, तो वो क्या करते? साइन कर दे जरदेव का बीच में। तो इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में सेतु का कार्य कौन करता है आपके सामने? प्रधानमंत्री है वो कार्य करता है। नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन की दिशा तय करना, मतलब जितने भी प्रकार के जो नीतियां हैं उसका निर्माण होता है और उनको क्रियान्वयन करने का, लागू करने का कार्य किसका होता है आपके सामने? राष्ट्रपति उसका कार्य होता है। संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, प्रधानमंत्री क्या करोगे? सरकार है, जो जितनी भी सरकार है उन
नियंत्रण करने को, कंट्रोल करने को। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो क्या कर सकता है, वो है राष्ट्रपति ने कह दे कि भाई अब संसद में भंग कर दो, तो भंग करी जा सका है ना। सारी नियंत्रण, उसकी शक्तियाँ उसी के नियंत्रण में रहती हैं, और सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। मान लिया अगर कोई बहुत बड़ो चर्चा चल रही है ना, तो क्या करोगे, प्रधानमंत्री आके भाषण देगा उस चीज़ पर। मंत्रिपरिषद की भूमिका की बात करें, राष्ट्रपति को सलाह देना, तो राष्ट्रपति को अगर किसी चीज़ पर सलाह चाहिए तो किससे मांगता आपके सामने, प्रधानमंत्री से मांगी जाती है। नीतियों को बनाना और लागू करना, तो अलग अलग प्रकार की जो नीतियाँ होती हैं उसको बनाने को और उसको लागू करने का कार्य भी किसका होता है, प्रधानमंत्री का कार्य होता है। आपके संसद के प्रति उत्तरदायित्व है, तो संसद में जितने भी कानून बनते हैं वो कौन लाती है, पक्ष की सरकार लाती है, और पक्ष की सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। भाई सारे काम किसके देखरेख में होंगे, प्रधानमंत्री के देखरेख में होंगे। अब मान लो कोई कानून और कोई बिल आयो, तो कौन पूछा है, मंत्री ने कोई जाना है कि कोई कौन जाना है, शिक्षा मंत्री ने कौन जाना है, कोई कौन जाना है, सीधो बोली भाया मार दो, बोले प्रधानमंत्री कोई काम को नहीं, वो काम कौन करावे। तो किस पे होता है, आपको सरकार के प्रति, संसद के प्रति कौन उत्तरदायित्व रहता है, प्रधानमंत्री वो उत्तरदायित्व रहता है। प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना, तो जितने भी विभाग होते हैं उसके नीचे जितने भी, भाई उनको डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से सबको नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, प्रधानमंत्री का कार्य होता है। अगला क्या है, मंत्रिमंडल सचिवालय के संगठन और कार्य। तो यूनिट नंबर 3 में अपन देखेंगे जो मंत्रिमंडल होता है उसका जो सचिवालय होता है, सचिवालय कौन क्या हुआ है, सचिवालय बाद जगह जठे सारा मंत्री बैठे हैं और उनका निर्णय लिया जाए, वो सचिवालय उठे, बड़ा बड़ा IAS IPS अधिकारी बैठे रही हैं, तो उनको संगठन और उनको कार्य के बारे में आप अच्छे से पढ़ागा। तो मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के भी प्रशासनिक ढांचे का बहुत प्रमुख अंग होता है। तो चाहे राज्य सरकार हो और उनको तो राज्य सचिवालय, और जो भारत सरकार है उनको भारत को जो मंत्रिमंडल सचिवालय है उनको बहुत ही तगड़ो प्रशासनिक ढांचा को के सबसे मुख्य अंग हुआ है। उसका नेतृत्व कौन करता है, कैबिनेट सचिव। जो कैबिनेट सचिव बनाया जाए ना, आज का समय कैबिनेट सचिव कौन है, कमेंट बॉक्स में मैंने बताया, वो का नियंत्रित करा है, वो सारा जितना भी अधिकारी हुए उन्होंने सबने नियंत्रित करने को कैबिनेट सचिव को कार्य करा है। अच्छा, कैबिनेट क्यों है, जितना भी मंत्री और मंत्रिपरिषद हो ना वो बड़ी बड़ी हुआ है। तो इन मुख्यमंत्री का पाँच सात भाई, जय मान लीजिए एक आदमी का 100 भाई नहीं है ना, अच्छा तगड़ा आदमी को 100 दोस्त थी, उसमें से हर आदमी का 5-7 तगड़ा भाईला हुई ना जोरदार, उन्हें आसे पास ज़्यादा रखा है, तो वही है कैबिनेट। वह 5-7 जो सगला आदमी है ना, जहाँ आज का टाइम में अपना प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री, जो आपके सामने शिक्षा मंत्री ने तो कौन रखा है साथ में, ये वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब जो भी मंत्री होते हैं प्रमुख मंत्रालय हैं, इनको क्या इनके जो प्रमुख मंत्री होते हैं, प्रमुख मंत्रालय होते हैं, ये क्या रहते हैं, इनको कैबिनेट में रख दिया जाए। क्यों, क्योंकि हर मंत्री ने अगर मीटिंग में बुलाऊंगा तो बड़ी ज़्यादा भीड़ है, हर आदमी चीज़ बताई भी कौन जा, तो प्रमुख आदमी होना चीज़ बता दी जाए। जय मान लो गाँव की मीटिंग हो जाए, दादा ने बुला दी, दादा तो सारा घर ने बुला दे, बता दे, यही हिसाब की सिस्टम है। संगठन की बात करें, इसमें कैबिनेट सचिव आता है, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निर्देशक व अन्य अधिकारी आते हैं। तो सबसे प्रमुख कौन, गाँव ऐसा समझ लो कैबिनेट सचिव दादा का नीचे के ही उका बेटा ही 2 सचिव अतिरिक्त और सचिव संयुक्त, कौन सचिव संयुक्त, और फिर उसका नीचे कौन आएगा, निर्देशक व अन्य अधिकारी आएगा, छोटा मोटा टाबर ही पे कौन है सबसे बड़ो, कैबिनेट सचिव, फिर अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव है उसके छोटे आते हैं, और फिर निर्देशक और अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है मंत्रिपरिषद की बैठकों का आयोजन करना। तो मंत्री जठे भी बैठा रही ना, उनको भाई मंत्रिपरिषद ना उन्हें के कार्य करे, सीधी बात है, मंत्री ने क्या को बेरो है, सही पूछो तो उन्हें भाषण देने को कौन बेरो, तो उन्हें सारी चीज बताने को कार्य कौन करी, ये कैबिनेट सचिव। अच्छा, कैबिनेट सचिव हुए कौन है, ए कोई घनाओ गुंजा, ए बड़ा जो कलेक्टर हुई ना, कलेक्टर की उम्र 50-55-60 साल हो गई, 1-2 साल बच रही रिटायरमेंट की ना, कोई आदमी चाहे तो भी तो है ना, 1-2 जनों यहाँ भला काम करेड़ा है, तो उनके करते उन कैबिनेट सचिव बना दें, भाई इन्हें बढ़िया ज्ञान है, बढ़िया काम करेड़ा है, तो इनके बना दी सचिव बना दियो। यार वो बाछो ज्ञानी आदमी हुआ, हर क्षेत्र देखेड़ो है, वो मंत्री ने बताते रहो। जब मान लो कोई शिक्षा पर बहुत बढ़िया काम करेड़ो कोई कलेक्टर को, तो उनके बना दियो शिक्षा मंत्रालय को सचिव बना दियो। आप क्या करोगे, वो सारी चीज़ें नियंत्रित करोगे कि भाई शिक्षा में अपना के चीज़ को बढ़ावा देना है ना, अपना CBSE में के बार को कोर्स में ये बदलाव करना है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो मंत्रिपरिषद के जितने भी बैठक होते हैं उनका आयोजन करना, जो एजेंडा होता है मंत्रिमंडल का उसको तय करना।
निर्णयों का विलेखन करना और उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना। तो जो भी निर्णय लिया जा रहे मंत्रिमंडल के द्वारा, है ना, उनको क्या करना, उन्हें लिख के रखना कि भाई ये रखना है, और उन्हें लागू करने को भी कार्य करना। सब ने कि मुकेश सुरेश राजेश जाओ यो काम करना था, वो करने को काम है। क्यों दादो, सब ने ऑर्डर ही तो दे। तो सचिवालय में जो बैठे उनको काम यही है कि कोई नियम बना दियो, उन लागू करनो अलग अलग जगह। ये क्या करें, कैबिनेट सचिव है ना, कैबिनेट सचिव ये जो राज्य सचिव है उन्हें सूचित करेंगे ये अलग अलग लोगों। फिर बाहर कलेक्टर ने बोलेंगे आओ, उन्हें बैठा के समझा दिया जाए वो नियम ही ये था ना लागू करना है। कलेक्टर बुलाएंगा, अपना तहसीलदार ने आ जा भाई, सारे तहसीलदार ने बुला के बैठाए समझाए वो चीज़ करनी है। तहसीलदार बुलाएंगा, ग्राम सेवक पटवा रहे आओ भाई साहब बैठो हो रहे, बैठ के एसडीएम ने बुला लियो, बस ये एसडीएम को नाम आपके सामने तहसीलदार वगैरह को बैठाकर समझा दिया जाता है। तो इस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था वो चलती है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच में समन्वय स्थापित करना। तो अब कैबिनेट सचिव है भाई, एक बात करो, अगर 5-10 जगह ट्रेन का जो मान लो पाँच जगह का मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और चिकित्सा मंत्री। अब एक बात सोचो, शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्रालय ने कि वित्त मंत्रालय कोई काम को नोट पड़ा है ना, मतलब पैसा तो सब नहीं चाहिए वित्त मंत्रालय से है। और मान लो चिकित्सा मंत्री ने, अब मान लो कोई स्कूल ही, स्कूल के अंदर चिकित्सा पर काम करना है तो चिकित्सा मंत्रालय पर भी काम करना पड़ेगा। तो अब क्या मान लो शिक्षा मंत्री कौन बने, तो क्यों ज्यादा नाम लड़ाई हो जाए, तो आपस में काम कौन करेंगे ना। तो कैबिनेट सचिव दोनों ने बैठाई समझा दे, कोई आने जाने को नहीं बताऊँ और काम कर लो ढंग से। तो क्या है, दोनों का बीच में जो सेतु बनाने को अलग अलग प्रकार का जो मंत्रालय हुई उनका बीच में समन्वय स्थापित करने को कार्य कौन करा आपका सामने, केंद्रीय सचिव को काम हुआ है। प्रधानमंत्री की सहायता करना। फिर भाई बात आ जाए, प्रधानमंत्री की उम्र तो 75 साल होने जा रही हो, कितो ज्ञान है जो थे। सोचो ना कि अभी वर्ल्ड कप को मैच फाइनल आ गया तुरंत बता दियो तो उन्हें टाइम कठिन मिलेगा। भाई मंत्री जो बैठा रही ना करने सचिव, उनको यो ही काम रहे है भाई, एक एक चीज थे सोच के ओहो इतनों कहीं बेरो है भाई प्रधानमंत्री, आप ही बेरो है, 1 घंटा याद करके है वन चीज़ें ने हर चीज़ बताइए टेलीविजन पर चला के, ओ खिलाड़ी यो करे है, इको यो बैकग्राउंड है, इको यो अहिया खेलियो यो अहिया करियो, समझ में आ गई जना बेरो ना किमी कौन बेरो रहे थान कौन बेरो द्या पढ़ता रोजना। उनको हर चीज़ ब्रीफिंग दी जाती है, पहले कंप्यूटर के सामने रख उनको चलाया जाता है, टेलीप्रॉम्प्टर से हर चीज़ समझाई जाती है कि ये ऐसे है ये ऐसे, तब बस सारी चीज़ बताती है। अगला क्या है, प्रशासनिक सुधार और नीतियों का क्रियान्वयन पर नजर रखना। तो जो प्रशासन होती है उसके सुधार करना और जो नीतियां हैं उनको लागू करने का कार्य करना, ये सब चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं। अगला क्या है, केंद्रीय सचिवालय के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो केंद्रीय सचिवालय है ऊपर के कार्य मेरे उनकी व्याख्या करनी है था। पहला पॉइंट क्या है, केंद्रीय सचिवालय भारतीय जो प्रशासन होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो केंद्रीय सचिवालय क्या है, भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सबसे महत्वपूर्ण भाग है। समझ में आगो, सचिवा ने बता दियो मैं था सचिवों के कार्य। अब जिम बैठे उन सचिवालय बोले जाए उनके कार्य हुई सरकार की नीतियों का निर्माण करना। तो सरकार कौन सा बिल पेश करेगी, कौन सा बिल पुराना होगा, कौन सा नया कानून लाना ही संसद ने कहीं चलानी है, सब चीज़ कौन देखें, सचिवालय के अंदर बैठे हुए अधिकारी देखते हैं। अगला कार्य क्या होता है, मंत्रालय और विभागों को दिशा और निर्देशन देना, मार्गदर्शन देना। तो जो अलग अलग विभाग ही मंत्रालय उन्हें ये बताना कि क्या अपना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हर सब चीज़ों पर कौन मंत्रालय और विभागन दिशा और निर्देश देने को कार्य के द्वारा करे जाए, सचिवालय में बैठे अधिकारियों का द्वारा दियो जाए, है ना। अहिया समझो सचिवालय थारा ग्राम पंचायत की नहीं है जिसमें अलग अलग प्रकार का आदमी पंच बैठा रही, सरपंच बैठे रहे, तो ये सब बैठे रही है सारा अपना अपना। जब मान लो को ग्राम सभा हो जहाँ के बता देंगे कि भाई हमारे पूरा वार्ड में यह बढ़नी चाहिए, सरपंच ने बताया वो कार्य पारित कराए, ये सामो सचिवालय। संसद की आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराना कि भाई संसद में अपना के साबु कार्य प्रणाली चलाने के कौन सा नियम लागू करना, ये सब चीज़ें कार्य क्या पे होते हैं, सचिवालय में बैठे सारे अधिकारी तय करते हैं। विभिन्न प्रशासनिक स्तरों के बीच में समन्वय स्थापित करना। तो अलग अलग प्रकार का जो प्रशासनिक स्तर है उन पर सारा पे समन्वय स्थापित करना। भाई चिकित्सा उदाहरण समझना, चिकित्सा मंत्री शिक्षा मंत्री कौन बने, तो उन्हें समझाना को कार्य कौन करेगा, सचिवालय में बैठा अलग अलग प्रकार का लोग। मुख्यतः तो क्या है जो ये आई ना जो मिनिस्टर है कुछ को नहीं लास्ट में साइन ही करी और उन ज़्यादा उनको कार्य को नहीं, कोई फाइल को नहीं उथले, वह फाइल बना क्या इंग्लिश में और साबान इंग्लिश तो पढ़नी को नहीं आवे, व्हाट्सएप पर स्टेटस ही उनका और कोई लगा हुआ है। तो यही बात है, विभिन्न स्तर के जो प्रशासनिक स्तर होते हैं उनको समन्वय करने का कार्य किया जाता है। निर्णयों का क्रियान्वयन की देखरेख करना। तो जो निर्णय लिए जाते हैं उनको किस प्रकार से लागू किया जाता है, इसकी देखरेख कौन करता है, सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है।
अब अपन देखेंगे संविधान निकाय के बारे में। जो संवैधानिक निकाय होते हैं अलग अलग प्रकार के, भारतीय निर्वाचन आयोग, कैग और 3 संस्थाएं तरह, निर्वाचन आयोग, कैग और यूपीएससी। शायद तक इसमें अगला कौन, यहाँ कैग। तो सबसे प्रमुख कौन है आपके सामने संवैधानिक संस्थाओं में से? भारतीय निर्वाचन आयोग, जो आजकल के है बहुत ही ज़्यादा सुर्खियां में है। तो एक क्या है, जो निर्वाचन आयोग क्या है, एक प्रकार की स्वतंत्र निकाय है। निर्वाचन आयोग के है एक प्रकार की जो स्वतंत्र निकाय है, जिसको कार्य क्या है, जिसका स्थापना अनुच्छेद 324 से अंतर्गत की गई थी। तो आपके सामने जो निर्वाचन आयोग है वो एकदम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको कार्य क्या रहा है, इसकी स्थापना सबसे पहले समझो 324 अधिनियम के तहत की गई थी। इनके बाद 3 अधिकारी प्रमुख हुए हैं। एक कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस 2 अन्य चुनाव आयुक्त के रूप में उन्हें जाना जाए। जब भारत आज़ाद हुए तो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन है ना, उनको कार्य क्या था सुकुमार सेन को, भाई चुनाव वगैरह कराना। लेकिन उस समय सिर्फ एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त तय करता, उसके बाद में 1991-92 में कानून पारित करके 3 मुख्य चुनाव आयुक्त करेगा। क्यों, वो टाइम में टी सेनन नाम का एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो हर सारा राजनेता का परेशान करके दे दिया। मतलब हन क्या करे, हन पर अच्छी कंट्रोल कर रखो। तो उन नियंत्रित करने के लिए 3 जना को निर्माण करे हुए थे, 3 चुनाव आयोगों को, ताकि क्या है केंद्रीय शक्ति न निर्माण हो जाए। चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग जब लाग जाए आपके आचार संहिता लाग जाए तो प्रधानमंत्री के बराबर पावर हो जाए। बस फर्क इतना है कि वो प्रधानमंत्री का अंडर में काम कर बोख रहे हैं, वह बात अलग है। तो इसमें क्या होता है आपके सामने चुनाव आयोग, इसमें ज्ञानेश कुमार है, इसको भी याद कर लेना आपके सामने। थोड़े से दिन पहले उन्होंने क्या की थी, जो प्रेस ब्रीफिंग भी की थी वोट चोरी वाले मुद्दे पर। तो पहला है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव कराना। इंपॉर्टेंट बात है, एक मुख्य अंतर बताऊंगा। लोकसभा जो थे प्रधानमंत्री ने चुनो हो ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसदान चुनो हो, सांसदान चुनो हो, वह कौन करावा, चुनाव आयोग करावा है। राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर जितना भी मेंबर हुई वह उन्हें चुनन को वह कठिन चुने जाए। जो थारा मंत्री चुन के जा रहे हैं ना, ये एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर, विधायक, वह चुने संसदान राज्यसभा का मेम्बरान। विधानसभा जो थारा मुख्यमंत्री ने चुनाव करने को जो कार्य करे जा, वो भी करने के द्वारा करे जा आपके सामने चुनाव आयोग ही करावा। लेकिन जो सरपंचा का चुनाव ही है ना, ग्राम सभा का, और ये जो मेयर का चुनाव हुई, वार्ड जो नगर पालिका का, वह चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाए। तो यह दोनों अंतर है, ये अच्छे से याद कर लियो। अगला क्या है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना। तो जहाँ कोई मान लिया क्षेत्रीय दल ही, जहाँ राजस्थान में आरएलपी है ना, आदिवासी पार्टी है, तो ये क्या क्षेत्रीय दल ही है ना, हण को रजिस्ट्रेशन करनो, कौन सो नेशनल पार्टी बनो, कौन सो राष्ट्रीय दल बनो, उनको रजिस्ट्रेशन करने को कार्य कौन करे, चुनाव आयोग करे। यहाँ हर कोई थोड़ी चुनाव लड़ सके, दल बनाने के लिए आपको पूरा सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ता है। अगला क्या आचार संहिता लागू करना। तो आचार संहिता लागू की जाती है, जिसमें क्या होता है, आचार संहिता क्या है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसमें आपको जो चुनाव आयोग के द्वारा नियम बनाए जाते हैं कि कोई भी पार्टी बहुत ज़्यादा खर्चो नहीं करेगी, वह बात लगे वह करी ही है ना। और जो चुनाव आचार संहिता लगने के बाद में आपको प्रशासनिक व्यवस्था वो सारी कौन संभालता है, चुनाव आयोग संभालता है। बाद में कोई मुख्यमंत्री मंत्री ही कौन सा जने, तो चुनाव का आचार संहिता लगे बाद में कोई की सुनी कौन सा। क्यों, क्योंकि बाद में ना कोई मुख्यमंत्री रहता है ना कोई प्रधानमंत्री, किसका प्रशासन रहता है, चुनाव आयोग का प्रशासनिक व्यवस्था चलती रहती है। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करना। तो चुनाव प्रक्रिया जो चलती रहे को निगरानी करने को भी कार्य की करे कि कदे फर्जी वोट तो नहीं डल रही है ना, कठिया अपने जो लोग मतलब बूथ कैप्चरिंग तो नहीं हो रही है, और ये सब चीज़ कौन कंट्रोल करे, चुनाव आयोग नियंत्रित करे। अगला क्या, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का निर्माण करना। तो एकदम आज का टाइम में तो देख, जो चुनाव आयोग है उसकी कोई ज़्यादा सी इज्जत रह रही कोई नहीं है मार्केट में। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि उनके द्वारा क्या किया जाता है, वोट की चोरी की जाती है, वो उसमें सहायक हैं। इन सब चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी देखने को मिलते हैं आपको, चुनाव आयोग पे लगातार आरोप लग रहे हैं, और जनता में भी विश्वसनीयता बहुत कम दिखाई देती है आज के टाइम में। क्या आप भी इस चीज़ पर विश्वास करते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। लेकिन चुनाव आयोग एक संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक प्रणाली का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत ही जरूरी कार्य संस्था है, हमें इस पर विश्वास हमेशा रखना चाहिए। अगला क्या, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका और शक्तियों के बारे में बताइए। तो केग है, केग की भूमिका और शक्तियां का बारे में थाने बताना है। तो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक केग को किस अनुच्छेद में निर्माण किया गया, आर्टिकल नंबर 148 में इसका आपको जो
केग है उसको संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। और यह भी कि एक संवैधानिक निकाय स्वतंत्र निकाय है। इको कार्य क्यों है कि भाई हर राज्य वो कितनों खर्चों कर रहे है। एक घर में को नहीं थारी मदर को कार्य कि एक ही कट्ठे थाला घर कितना खर्चा हो रही कट्ठे नहीं हो रही, तो वही केग ही मान लो थाली मदर भी केग ही एक तरीका का से जो राज्य में कट्ठे खर्चा कर रहे हैं, कट्ठे भविष्य में करना चाहिए, कट्ठे गफलेबाजी चल रही है, कट्ठे थे थान 50 रुपये थान 500 को नोट दियो और कट्ठे थे 400 रुपया सामान लिया के दियो 100 रुपया कट्ठे ने भी न करें। बस सारो काम कौन देखा है, थाली मदर और थार फादर देखा ना, वही काम कौन है केग को काम है, वही काम केंद्र स्तर पर एक संस्था करे है, उनके बने बोले जाए महा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के नाम से जाना जाता है। इसकी भूमिकाएं क्या हैं? केंद्र और राज्य सरकार के सभी लेखों का परीक्षण करना, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में पैसा है वो कहाँ पर उसका लेन देन हो रहा है उसके बारे में पूरा जानकारी रखना। संसद व विधानसभाओं में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, तो ये बताना कि भाई रक्षा पर इस बार इतना रुपया खर्च हुआ, शिक्षा पर इतना रुपया खर्च हुआ, इस बार जो लोक कल्याणकारी परियोजनाओं पर इतना पैसा खर्च हुआ। तो इस प्रकार के जो आप रिपोर्ट और आंकड़े देखते हो ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? केग के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला क्या है? संसद व राज्य विधानसभाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो संसद और राज्य के बीच में जो विधानसभाएं हर में भी केग को कार्य की थारे राज्य में कितना रुपया खर्च आया, जीएसटी कितनी आई है ना, जो यह परियोजना लागू करी तो इनमें इतना रुपये खर्च हो, जो सरकारी सुविधा का निर्माण में इतना रुपये खर्च हो है, शिक्षा पर इतना खर्च हो है, ये सारा चीज़ें लागू करी जाए। सार्वजनिक धन के सही उपयोग की जांच करना। तो सार्वजनिक धन है मतलब जो जनता टैक्स का रूप में सरकार ने पिसो दे है उसको के जांच करने की वो सही दिशा में लाग रहा है नहीं लाग रहा है, कठिन में गड़बड़ तो नहीं चल रही है। अगला क्या? सरकारी कंपनियों और निगमों की ऑडिट करना। जो सरकारी कंपनियां हैं, निगर निकाय हैं, यानी कि इतनी पावर है अगर ये जब आज जाए ना तो डीएम हड़का अधिकारी आई ना तो डायरेक्ट जो कलेक्टर हो ना, कलेक्टर उसको AA की पोस्ट होती है, वो ऑडिटर जनरल के असिस्टेंट ऑडिटर बोला जाता है उसको, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसके नाम से। तो उसकी इतनी पावर होती है अगर वो आते हैं ऑडिट करने के लिए, जैसे आपका कोई ये समझ लो आपका सरकारी हॉस्पिटल है तो उसमें कहाँ पैसा खर्च करने के लिए इसलिए ऑडिट आ रही है केग की टीम, तो पहले डीएम को सूचित किया जा रहा है कि भाई केग की टीम ऑडिट करने के लिए आ रही है, आप सारी व्यवस्था संभालोगे। तो डीएम खुद उनके रहन सहने की व्यवस्था करता है, खुद उनको हर चीज़ बताता है, मतलब खुद कलेक्टर तो कौन छोड़ के आओगे लेकिन वो एक अधिकारी वो भी नियुक्त करोगे उन्हें सारा देख रेख करने की इतनी पावर होती है, डायरेक्ट कलेक्टर उन सब चीज़ों की देख रेख करता है। सरकारी कंपनियों और निगमों की ऑडिट करना। तो जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, नगर निकाय हैं, उनकी ऑडिट करने का, जांच करने का कार्य किया जाता है। वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही तय करना। तो वित्तीय रूप से जो रुपये है कठे लाग रहे हैं कठे नहीं लाग रहे हैं, हर चीज़ की जवाबदेही तय करने को भी कार्य की को है, सरकार को है। इस प्रकार केग को लोक लेखा संरक्षक भी कहा जाता है, इसलिए केग ने क्या कहा है? लोक लेखा संरक्षक, मतलब लोगा कह रुपया ने बचान को उन्हें संरक्षण करने को कार्य की को है, केग डिपार्टमेंट को हुआ है। यह प्रशासनिक पारदर्शिता और वित्तीय उत्तरदायित्व की गारंटी देता है। क्या करता है? जो जनता को पिसो कठे जा रहे हैं कठे लाग रहे हैं, प्रशासन में पारदर्शिता है या नहीं है, इस चीज़ की गारंटी भी देने का किस कार्य किसका होता है? आपके सामने केग का कार्य होता है। तो ये था आपके सामने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली, उसके बारे में मैंने सारा आपको पढ़ा दिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ये PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।